गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी RS 2023 की है टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें हमारा जो टेस्ट है वो 45 नंबर टेस्ट है आज रहने वाला है। ये जो हमने 44 टेस्ट की हैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपके टेस्ट हैं ये आपके पूरे सिलेबस को कवर करके आपके पूरे सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं। साथ में हमें किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, किस प्रकार उस क्वेश्चंस को पढ़कर उनको सॉल्व करना है, इन सब की प्रैक्टिस भी हमें यहाँ पे इस क्लास में करते हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। आज के टेस्ट की बात करें, जो आज का हमारा 45 नंबर टेस्ट है, इस टेस्ट में हमारे इंडिया और राजस्थान की ज्योग्राफी के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन पर हम आज चर्चा करेंगे, उनको कवर करेंगे। कुछ जो न्यू फैक्ट है और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन्हें हम नोट डाउन करेंगे। इस क्लास की PDF आपको हमारे लर्न विद प्रीत चौधरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप सभी को किसी भी चीज़ से एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, फॉलो ना भी करें तो वहाँ पे आप मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। तो आज का टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कई बच्चों के मैसेज आए हैं कि मैम उनकी क्वेरी है, और वो क्वेरी है वो स्वाभाविक वे है उनकी। वो क्या है कि जो हमारे 50 ज़िले बने हैं, अभी हमारे टोटल कितनी हो गई? 50 ज़िले हो गए, 19 नए बनने के कारण और 3 नए संभाग बनने के कारण संभाग हो गए हैं 10। तो उनकी ये क्वेरी है कि क्या हमारी ज्योग्राफी और हमारी हिस्ट्री में चेंज होगा, हमारे कौन कौन से जो एग्ज़ाम है वो अफेक्टेड होंगे। तो आपको मैं बताऊं, आप टेंशन मत लीजिएगा। पहली बात तो ये कि जो आपके ये ज़िले बन गए हमारे 50 और 10 संभाग बन गए हैं, इनसे जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो वो मैं आपको अगले 5-6 दिनों में है वो कवर अच्छे से करवा दूंगी। आपको संभाग भी याद करवा दूंगी, 50 ज़िले भी याद करवा दूंगी। अब बात रहती है कि इनसे हमारे एग्जाम में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप देखिए, जो आपका जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है, RS का एग्ज़ाम है, और अभी आपका कौन सा संगणक का एग्ज़ाम है, तो इन पर है आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, इसके जो आपके करंट के क्वेश्चंस होते हैं उनमें 3-4 क्वेश्चंस में फ़र्क पड़ सकता है। अब इनसे जो जिले बने हैं, संभाग बने हैं, इनसे जो इन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ही बनकर आ सकता है। जो आपका टॉपिक चेंज होगा वो होगा आपकी जो राजस्थान की स्थिति व विस्तार, ये टॉपिक है, इसमें चेंज होगा। वो किस प्रकार होगा? वो इस प्रकार होगा जैसे कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और जब ये जिले बनते हैं तभी ये नए नए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हमारे पहले क्वेश्चन था कि जो हमारा राजस्थान है, उस राजस्थान में जो कितने जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे। तो हम कितने करते थे? 4 जिले। 4 कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अपनी सीमा बनाते थे। तो अब कितनी होगी? इनकी जगह 5 हो गए, अनूपगढ़ भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़, जैसलमेर और बाड़मेर, इस प्रकार ये क्वेश्चन है आपके चेंज हो जाएंगे। दूसरा क्या पूछ लेगा? अब आपका पहले क्वेश्चन पूछे जाता था कि ऐसा कौन सा जिला है वो जो सर्वाधिक जिलों के साथ है वो सीमा बनाता है। तो हम पहले पढ़ते थे पाली, जो कि 8 जिलों के साथ है वो सीमा बनाता था। लेकिन अब क्या चेंज हो गया? अब हो गया जयपुर ग्रामीण, जो कि जयपुर ग्रामीण है, अब वो 10 जिलों के साथ है वो अपनी सीमा बनाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस है मैं आपको करवा दूंगी। तो बस ये क्वेश्चन है और ये जो चेंज हुआ ये उनके लिए बिल्कुल भी आसान है जिन्होंने मैप से अपनी पढ़ाई है वो की है, जिनको हमारे राजस्थान का मैप है अच्छे से पता है। तो अब उन्हें पता है कि मैप ये, और मैप में हमें पता है कि अनूपगढ़ बनाए तो यहाँ पे है, जयपुर ग्रामीण बनाए जयपुर बनाए यहाँ पे है, पाली संभाग यहाँ पे है। तो ये सब चीज़ें उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगी। एक बार आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। अब अगर खनिज की बात करें तो खनिज हम पहले भी हैं उनके नाम से पढ़ते थे, तो वो ज़्यादा कुछ नया नहीं होगा। बस थोड़ी सी जो ये आपका टॉपिक है राजस्थान की स्थिति व विस्तार, तो इसमें है
कुछ क्वेश्चन है वो चेंज हो गए, जो मैंने 2-3 आपको बताए हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो चेंज हो गए। ये आपसे पूछ लेगा सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे छोटा संभाग कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है। जैसे सबसे छोटे जिलों में अभी कौन सा आ रहा है, दुद्दू आ रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है वो आपके चेंज होंगे, और यही है आपके करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग 3-4 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो जूनियर अकाउंटेंट, आरए, संगणक, इनके लिए कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बस ये एक टॉपिक है ये चेंज होगा। ये टॉपिक मैं आपको जल्दी करवा दूंगी, बस आप इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से आपका जो डाउट था वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम हमारे आज के टेस्ट नंबर 45 की बात करते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NH-53 हजीरा को पाराद्वीप से जोड़ता है। NH-19 कोलकाता को दिल्ली से जोड़ता है। NH-2 है वो उत्तर पूर्वी राज्यों का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। हमें बताना है सत्य कथन। तो इसमें अगर सत्य कथन की बात करें तो तीनों के तीनों कथन है वो सत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। सबसे पहले हम बात करें NH-53 की, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग 53 है इसकी लंबाई है 1781 किलोमीटर। ये गुजरात का जो हजीरा स्थान है, गुजरात का हजीरा है, उसको कहाँ से, उड़ीसा के पाराद्वीप से जोड़ता है। किससे? उड़ीसा के पाराद्वीप जो बंदरगाह है, पाराद्वीप बंदरगाह उससे जोड़ने वाला ये राजमार्ग है। तो आपका बिल्कुल सही दे रखा है। आप इसकी लंबाई याद करना चाहिए, 1781 किलोमीटर है। दूसरा, बस इनमें ये पूछ लिया जाता है, जैसे इसमें ये पूछा ना कि किसको किससे जोड़ता है, और इनमें ये पूछ लिया जाता है कि इनमें कौन कौन से राज्य है वो आते हैं, यानी ये राजमार्ग है कौन कौन से राज्य से गुजरता है। तो सबसे पहले गुजरात से हो गया। उसके बाद गुजरात से महाराष्ट्र में जाएगा, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में जाएगा। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की बात करें, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की जो लंबाई है वो तो है 1435 किलोमीटर। ये किस किस को जोड़ता है? ये दिल्ली कोलकाता रोड है। ये कौन सी है? दिल्ली कोलकाता रोड इसे बोलते हैं। और भारत के जो सबसे व्यस्तम राजमार्ग होते हैं उनमें से ये एक है। अगर इसकी बात करें कौन कौन से आपके स्थानों से गुजरता है, तो दिल्ली से जाता है आगरा से फिर वाराणसी से ये फिर बरही, फिर वहाँ से आसनसोल, और फिर कोलकाता। आसनसोल जो पश्चिम बंगाल में आपके, और उसके बाद कोलकाता जाता है। तो इन प्रमुख शहरों से गुजरता हुआ जाता है। इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको है वो बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। तो आप ये याद रखना कि ग्रांड ट्रंक रोड है वो कौन से राजमार्ग को बोलते हैं? ट्रंक रोड। तो ये बोलते हैं आपके NH-19 को, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 19। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तो इसका ये हिस्सा है। तो ये चीज़ें याद रखना। तो आपके 2 है वो अच्छे से क्लियर हो गई। तीसरा आता है राष्ट्रीय राजमार्ग 2। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की बात करें तो इसकी जो लंबाई है, 1214 किलोमीटर। ये जो आपका असम का डिब्रूगढ़ है, असम के डिब्रूगढ़ से तो शुरू होता है, और ये फिर असम से होता हुआ नागालैंड से फिर ये मणिपुर से मिजोरम, और फिर मिजोरम से आगे ये फिर इम्फाल, कोहिमा, इन सबको ये जोड़ता है, इम्फाल तक ये जाता है। तो इसके बारे में बोला जाता है कि ये उत्तर पूर्व का, कहाँ का? उत्तर पूर्व भारत का दूसरा लंबा राजमार्ग है। तो आप ये याद रख सकते हैं। हाँ, एक इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा जो राजमार्ग है वो भारत और म्यांमार सीमा के समांतर है। भारत और म्यांमार सीमा के समांतर है। तो इसे आप याद रखना है। ये कौन सा है? ये आपका NH-2 है, NH-2। तो ये आप याद रखना। तो ये जो मैंने आपको तीनों आपके राष्ट्रीय राजमार्ग बताए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है 4th हो जाएगा।
अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियारा व पूर्व पश्चिम आपस में एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? नागपुर, झांसी, कानपुर और भोपाल। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। जो उत्तर दक्षिण गलियारा है और पूर्व पश्चिमी गलियारा है, ये दोनों है आपस में एक दूसरे को जो उत्तर प्रदेश की झांसी है उस स्थान पर काटते हैं। अगर हम थोड़ी सी बात करें भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनके विकास और नियमन की, तो इनके लिए है वो 1995 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना है या फिर इसका गठन है वह कब हुआ? तो 1995 में हुआ। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब अगर हम उत्तर दक्षिण गलियारे की बात करें तो उत्तर दक्षिण गलियारा है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है। यानी अगर ये हमारा भारत है तो हमारा भारत का ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर ये तमिलनाडु है उसके स्थान कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिणी ये गलियारा है वो कहलाता है। इसकी लंबाई है वो कितनी है? 4000 किलोमीटर है। तो ये जो मोटी मोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। पूर्व पश्चिम गलियारे की बात करें यानी इस गलियारे की हम बात करते हैं तो ये जो असम का सिल्वर है, असम का सिलचर भी बोलते हैं इसे, सिलचर, असम का जो सिलचर स्थान है उसको गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है और ये क्या कहलाता है? पूर्व पश्चिम गलियारा। इसकी लंबाई कितनी है? 3300 किलोमीटर है। तो ये जो मोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, आपका जो उत्तर दक्षिण गलियारा है इसकी 4000 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम गलियारे की 3300 किलोमीटर लंबाई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत यानी गलत दिया हुआ है? इस साइड है वो नदियां दे रखी है और इस साइड है उनके उद्गम पहाड़ियां हैं या फिर उद्गम स्रोत है वो दे रखे हैं। सबसे पहले हम ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी है, ये ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश राज्य से होता है। मध्य प्रदेश में जो बैतूल जिला है उसकी जो मुल्ताई की पहाड़ियां हैं उससे है ये नदी है वो निकलती है। मध्य प्रदेश से ये होती हुई मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद ये महाराष्ट्र में आ जाती है, उसके बाद में ये गुजरात में आ जाती है। और गुजरात में आते हुए इसमें पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शहर है जो इस नदी के किनारे है? तो सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे है और ये फिर गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगर आपसे ताप्ती नदी की कुल लंबाई पूछ ले तो 724 किलोमीटर, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये आपको लंबाई पूछेंगे। हाँ, आपको ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन से जो नगर है या फिर शहर हैं तो वो आपके ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो आप बता सकते हैं। आपके जो मध्य प्रदेश है उसका बैतूल जिला है, एक नेपानगर, उसके अलावा गुजरात का सूरत है, ये इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। दूसरी हम बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड जो राज्य है उसमें जो यमुनोत्री के निकट जो बंदरपूंछ की पहाड़ी है उससे है इसका उद्गम होता है। तो ए और बी दोनों के दोनों है आपके क्या है? सुमेलित है। अगर आपसे पूछ ले यमुना कहाँ से बहती है तो ये उत्तर प्रदेश से फिर दिल्ली में आती है, दिल्ली से फिर ये हरियाणा में आती है, हरियाणा के बाद ये वापस से उत्तर प्रदेश में जाती है। जो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला है, इलाहाबाद जिसे प्रयाग भी बोलते हैं, तो वहाँ आकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। और जो ये यमुना नदी है ये हरियाणा व यूपी यानी उत्तर प्रदेश इन दोनों की वो सीमा बनाती है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। महानदी की बात करें तो महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ में है। तो महानदी का जो उद्गम है छत्तीसगढ़ राज्य है उसका जो रायपुर है, उस रायपुर के अंदर है वो सियावा की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये महानदी छत्तीसगढ़ से ओडिशा में आती है, ओडिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में ये
गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इससे आप एक याद रख सकते हैं कि महानदी है गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है, तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जो महानदी है, महानदी पर है वो अपने भारत का सबसे लंबा बांध है, वो जो हीराकुंड बांध है उसका निर्माण किया गया है। अब आगे हम कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटक से है, और कर्नाटक से है तो कर्नाटक में कहाँ से है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है। तो आप ये भी याद रखना, कावेरी नदी का जो जल है वो पहले विवाद में था। विवाद में अगर आपसे पूछ भी ले कौन कौन से राज्यों में विवाद में था, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी, इनके मध्य में इसका विवाद रहता था। और तो इसके बारे में क्या है, ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा, जो गलत दिया हुआ है वो दिया गया ऑप्शन है 4th। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ना कि महाबलेश्वरम की पहाड़ियों से। ये मैंने नदियों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बताई। अब आप इन नदियों, जरूरी नहीं यही नदी आपके आए, लेकिन आप दूसरी नदियाँ याद करेंगे तो आप उन चीज़ों को याद करेंगे जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है। जैसे इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि ये कहाँ से निकलती है पहला, फिर ये कौन कौन सी राज्यों से होकर बहती है और ये किस में गिरती है। जैसे आपकी ताप्ती नदी है खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, यमुना गंगा नदी में मिल जाती है, महानदी है वो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार ये कहाँ से इनका उद्गम होता है, कहाँ ये गिरती है। दूसरा, इन नदियों के किनारे है वो कौन कौन से नगर या शहर है वो बसे हुए हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो आप कोई भी ऐसे ये टॉपिक पढ़ें तो इनको अच्छे से कवर करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4th। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। राजस्थान की सीमा लगाने वाले राज्यों में कौन सा राज्य है वो समुद्री तट वाला है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है 4th। इनमें से कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो समुद्री तट वाला राज्य हो। हाँ, अगर हम इस ऐसे पूछ लेता था ना कि राजस्थान का ऐसा कौन सा सीमावर्ती राज्य है जो कि केवल ऐसा ही आएगा, वो केवल एक ही है कि जो ऐसा कौन सा पड़ोसी राज्य है जो समुद्री तट वाला है। तो अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते एकमात्र राज्य है गुजरात, जो कि समुद्री तट वाला राज्य है। हम राजस्थान की सीमा की बात करें तो इसकी कुल टोटल सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है। ये 5 राज्यों के साथ है वो सीमा बनाता है। कौन कौन से, पंजाब के बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन 5 के साथ ये सीमा बनाता है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ ले तो वो कितनी है, 1070 किलोमीटर है, जो कि ये किसके साथ है, वो पाकिस्तान के साथ है वो सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ है जो उत्तर पश्चिमी सीमा है वो, क्योंकि ये अगर हमारा राजस्थान है तो जो उत्तर पश्चिमी सीमा है ये राजस्थान है वो पाकिस्तान के साथ है बनाता है। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है, पहले इसमें 4 ही जिले होते थे जो कि इसके साथ सीमा बनाते थे। अब हमें 5 याद करने हैं। 5वां कौन सा आ गया, अनूपगढ़ आ गया। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी याद रखनी है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। सांचौर एवं बांकासर सेड़वा के क्षेत्र में लूणी नदी के फैलाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है। चौराई, नेहड़, भाखर और सुजला। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है 2, नेहड़। तो नेहड़ है वो क्या आपसे पूछे तो ये सांचौर कहाँ पे है, जालोर का, जो भी नवीनतम जिला बन चुका है। और बखासर सेड़वा बाड़मेर के क्षेत्र में जो लूणी का फैलाव क्षेत्र है उसे बोलते हैं नेहड़। अगर आपसे चौराई पूछ ले, चौराई क्या है तो ये भद्राजून, चौराई जो आपकी चौराई है ये भद्राजून के नेक्ट जालोर, पाली व बाड़मेर, इन तीनों जिलों के 84 गांवों के क्षेत्र को बोला जाता है। इन तीनों जिलों के 84 गांवों के क्षेत्र को बोला जाता है चौराई। भाखर की बात करें तो भाखर आपको पता है कि जो सिरोही जिला है, सिरोही जिले के जो पूर्वी भाग है, सिरोही जिले का पूर्वी भाग है, उस पूर्वी भाग में जो अरावली की तिरु पहाड़ियां हैं, तिरु ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, उनको क्या बोलते हैं, भाखर बोलते हैं। सुजला की बात करें तो सुजला क्षेत्र है वो सुजानगढ़, जसवंतगढ़ और लाडनू,
और लाडनू। तो इन तीनों का जो क्षेत्र है उसे बोला जाता है सुजना। तो आपको बाखर पता ही है, लेकिन ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको इन तीनों का पता होना चाहिए कि ये क्षेत्र किसको बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का उत्पत्ति की दृष्टि से है वो सही क्रम है, यानी हमें बताना है कि हमारे राजस्थान में ये जो भूभाग है इसमें सबसे पहले उत्पत्ति है वो किसकी हुई। तो सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी अरावली प्रदेश की, यानी सबसे जो पुराना भूभाग है वो कौन सा है, अरावली प्रदेश। उसके बाद होती है दक्षिणी पूर्वी पठार की, फिर पूर्वी मैदान की, और फिर पश्चिमी रेतीला मैदान। तो अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का ऐसा कौन सा भौगोलिक प्रदेश है जो कि नवीनतम है, जिसकी उत्पत्ति है सबसे बाद में हुई, तो वो आपका पश्चिमी रेतीला मैदान यानी मरुस्थल है, मरुस्थल। तो इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखना। तो पहले आपका 2 आएगा, फिर 1, 2 और फिर 1 और फिर 3 और फिर 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो असंगत है। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला है चूरू। सबसे छोटा दिन है वो 21 जून को होता है, तो ये इन्होंने गल दे दिया। सबसे छोटा दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को होता है। अगर हम सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान पूछे तो वो माउंट आबू है। और राज्य के सर्वाधिक निकट स्थिति, तो इसमें टाइप कम हुआ है, तो राज्य के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय क्षेत्र पूछा है इसने। सागरीय क्षेत्र वो कौन सा है, वो है कच्छ की खाड़ी। वो कौन सी है, कच्छ की खाड़ी। तो इसे आप थोड़ा याद रखना। और इसने क्या पूछा है, सर्वाधिक तापांतर वाला जिला चूरू, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर और सबसे बड़ा दिन, बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून होता है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू, और राज्य के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय तट वो है कच्छ की खाड़ी। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, जो कि असंगत दे रखा है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। सागरीय भाग कच्छ की खाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी व ज्वार की फसल के लिए विशेष उपयोगी मिट्टी है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन सी मिट्टी है वो जौ और ज्वार, ये यहाँ पे जी नहीं जो है, जौ व ज्वार की फसल के लिए विशेष उपयोगी है। तो अगर इसमें हम देखें तो जो भूरी मिट्टी होती है, भूरी मिट्टी, और ये हमारे राजस्थान की बात करें तो कहाँ पे, टोंक में, और आपका पूर्वी अजमेर है वहाँ पे, पूर्वी अजमेर में। और इसके अलावा जो आपका उत्तर पूर्वी भीलवाड़ा है वहाँ पर भी, भीलवाड़ा, और सवाई माधोपुर जहाँ पर बनास नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पर इस क्षेत्र में पाई जाती है। और ये जौ व ज्वार के लिए आपकी सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 2। भूरी मिट्टी है वो जौ व ज्वार की फसल के लिए विशेष उपयोगी मिट्टी है। अगर हम मिश्रित लाल काली मिट्टी की बात करें तो ये लाल जो काली मिट्टी है ये कपास व मक्का के लिए उपयोगी है, कपास व मक्का के लिए। अगर हम पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो पर्वतीय मिट्टी होती है, ये गहराई इसकी बहुत कम होती है, तो गहराई कम होने के कारण ये कृषि के लिए अधिक उपयोगी है वो नहीं होती है। मध्यम काली मिट्टी की बात करें तो ये कपास के लिए, सोयाबीन के लिए, इसके अलावा ये अफीम के लिए और संतरे के उत्पादन के लिए विशेष उपयोगी होती है। तो ये फिर चित्तौड़गढ़, झालावाड़ ये क्षेत्र है, इसमें ये मध्यम काली मिट्टी है वो पाई जाती है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। किस नदी का उद्गम है वो सेवर की पहाड़ियों से होता है। काकनी नदी, साबी नदी, मेंथा नदी और रूपनगर नदी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। साबी नदी है उसका उद्गम है वो सेवर की पहाड़ियों जयपुर से होता है, सेवर की पहाड़ियों जयपुर से होता है। काकनी नदी हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि कागनी नदी का जो उद्गम होता है वो कोटड़ी गांव से होता है, कोटड़ी गांव। और ये कोटड़ी गांव कहाँ पे है, जैसलमेर में है। और जो काकनी नदी है ये जैसलमेर की नदी है, जो आंतरिक प्रवाह की नदी है, और ये जैसलमेर के कोटड़ी गांव से निकलती है और यहीं पे बुझ झील में है वो जाकर गिर जाती है। तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखना, काकनी नदी, इसे काकनई नदी भी बोला जाता है। अगर हम मेंथा नदी की बात करें तो जो मेंथा नदी है उसका उद्गम है वो विराट की पहाड़ियों से होता है, जो कि कहाँ पे है, मनोहरपुर जयपुर में है। रूपनगर नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम है वो सलेमाबाद अजमेर से होता है, सलेमाबाद अजमेर से होता है।
तो ये मैंने चारों ऑप्शन आपको अच्छे से समझा दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। आइसलैंड रिसोर्ट्स होटल है वो किस झील में बना हुआ है? रासमंद झील, जैसमंद झील, नंदसमंद झील और बालसमंद झील। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन 2, जैसमंद झील हो जाएगा। जैसमंद झील में आइसलैंड रिसोर्ट होटल है वो बना हुआ है। अगर हम जैसमंद झील की बात करें तो जैसमंद झील का जो निर्माण है, इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था मेवाड़ के शासक जय सिंह ने। कब करवाया था? ये करवाया था उन्होंने 1687 से 1691 में इसका निर्माण करवाया था। और इसी नदी पर है वो गोमती नदी है, गोमती नदी का बांध बनाकर है इस झील में पानी डाला जाता है। तो आपसे पूछ ले किस नदी का पानी आता है, तो गोमती नदी का पानी आता है। गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील में है वो पानी डाला गया है। इस झील में 7 टापू हैं। ये चीज़ आपको पता है। सबसे जो बड़ा टापू है वो कौन सा है? बाबा का भांगड़ा है। उसके बाद दूसरा कौन सा है? प्यारी है। तो ये चीज़ें आप सभी ने पढ़ रखी है। और जो बाबा का भांगड़ा नामक टापू व आइसलैंड रिसोर्ट्स होटल, ये दोनों किस पे है? जैसमंद झील पे है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में असंगत युग्म है। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर, वानिकी प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर, राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर, ग्रास फार्म नर्सरी जयपुर। तो इसमें जो आपका गलत दे रखा है वो दे रखा है ऑप्शन 2। सबसे पहले मरु वन प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो जोधपुर में है। वानिकी प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो ये जयपुर में है, ना कि उदयपुर में। तो कहाँ पे है? जयपुर में। राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो अलवर में है। ग्रास फार्म नर्सरी की बात करें तो जयपुर में है। इसके साथ आप 2 चीजें और लिख लेना, एक तो वन अनुसंधान फार्म, और दूसरा आप क्या लिखेंगे? दूसरा लिखेंगे विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान। ये दोनों के दोनों कहाँ पे है? ये दोनों के दोनों जयपुर में है। तो ये दोनों भी आप नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे 4 ये और 2 ये 6 के 6 आप नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे तो आपका कभी गलत ना हो। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। हमें बताना है कि राजस्थान में इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो हमारा सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कितने हैं? 3। आखेट निषिद्ध क्षेत्र की बात करें तो ये कितने हैं? 33। जंतुआलय की बात करें तो ये है 5। और मृगवन की बात करें तो मृगवन कितने हैं अपने? 7 है। साथ में आप नमभूमि याद रख सकते हैं। नमभूमि कितनी है? 2 है। नमभूमि 2 है। अब एक जो हमारे 50 जिले बने हैं और 10 संभाग बने हैं, इससे एक जो आपका टॉपिक है थोड़ा सा अफेक्ट होगा। वो कौन सा? आपके अभ्यारण्य है। ये कैसे होगा? क्योंकि इसमें है वो थोड़ा सा आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो अभ्यारण्य पहले एक जिले में था, अब जो जिले हैं वो बने हैं, तो इससे है इनकी स्थिति है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। पहले आपको 2 करने पड़ रहे थे तो अब आपको हो सकता है 4 करने पड़ जाए। तो ये टॉपिक है वो थोड़ा सा चेंज होगा आपका, लेकिन अभी नहीं। अभी एग्जामिनर ऐसे भी नहीं सोचेगा कि हाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति वाले क्वेश्चन बनवाऊँ। तो इससे जो अब के शुरू के 3-4 जो एग्जाम है इसमें इनमें चेंज नहीं होगा, ना ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, आगे धीरे धीरे जो आपका टॉपिक चेंज होगा वो ये टॉपिक चेंज होने वाला है। आगे बढ़े। ये जो आपका जो कूट होगा नीचे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी की सभी है वो खरीफ की फसलें हैं? चावल, जवार, जौ और तिल, मोठ, मूंगफली, मूंग और मटर, ग्वार, जवार, जौ और जीरा, चावल, मक्का और गन्ना और कपास। तो इसमें ये जो आपका ये चौला है, जो आपके मूंग होता है, मूंग की तरह एक होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रमुख खरीफ की फसल देखें तो ये होती है चावल हो गया, चावल आता है इसमें, चावल, जवार, बाजरा, मक्का, अरहर
और ये मूंग, मोठ, गवार ये होते हैं, ये आप सभी को पता होते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा दिक्कत होती है वो चावल, ज्वार, मक्का, अरहर, सोयाबीन, सोयाबीन होगी, गन्ना हो गया, इन चीज़ों में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। जैसे उड़द हो गई, उड़द है, मूंगफली हो गई, मूंगफली हो गई। तो ये चीज़ें आप में थोड़ी सी याद नहीं रहती। बाकी आपकी ज्वार हो गया, आपका बाजरा हो गया, मूंग, मोठ हो गए, अरंडी हो गई, ये चीज़ें आपको याद होती है कि हाँ ये खरीफ की फसल होती है। अगर हम बात करें इनमें जो है वो आपकी किसकी है फसल है, जो आपकी रबी की फसल है। मटर है वो रबी की फसल है, जीरा है रबी की फसल है, और आपका जो चना हो गया, गेहूँ हो गई, सरसों हो गई, अलसी हो गई, अलसी, इसके साथ साथ धनिया हो गया, ये क्या होती हैं, ये होती हैं आपके रबी की फसलें, ये होती हैं रबी की फसलें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना नहीं है? भाखड़ा नांगल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, व्यास परियोजना और माही बजाज सागर परियोजना। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है 2। अगर हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करें तो राजस्थान में 4 बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? पहली भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना और माही बजाज सागर परियोजना तीसरी, और चौथी कौन सी है? चौथी है चंबल परियोजना, चंबल परियोजना। तो ये कौन सी है? ये बहुउद्देशीय परियोजना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। जो ये आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये एक वृहद सिंचाई योजना है। तो आप याद रखना ये क्या है, ये वृहद सिंचाई परियोजना है, जिसमें इसमें क्या होता है, जो कृषि के जो योग्य कमांड क्षेत्र होते हैं वो इसमें होते हैं। इसमें जो कृषि के कमांड क्षेत्र होते हैं जैसे 10,000 हेक्टेयर से अधिक के होते हैं वो इसमें कमांड क्षेत्र होते हैं। तो ये क्या हो गई, ये आपकी वृहद सिंचाई योजना हो गई। और ये आपकी कौन सी है, ये जो आपकी राजस्थान में 4 आपकी बहुउद्देशीय सिंचाई योजनाएं थी वो मैंने आपको बता दी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गोवंश की प्रमुख नस्लें हैं, इनमें से कौन कौन सी है वो गोवंश की प्रमुख नस्लें हैं? अगर हम बात करें तो आपकी कांकरेज ये है गो की नस्ल है, मेसाणी, सुरती ये दोनों भैंस की हैं, और मालवी गो की है। तो ए और डी आपका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। गोवंश की बात करें तो कांकरेज होती है, राठी होती है, थार पारकर होती है, थार पारकर होती है, और इसके अलावा सांचोरी होती है, सांचोरी होती है, और मालवी भी होती है, और नागौरी भी होती है। ये क्या होती है, ये गौ की जो आपकी गऊ होती है उसकी प्रमुख नस्लें हैं। तो आप इनको याद कर सकते हैं। अगर हम भैंस की देखें तो भैंस की सुरती हो जाती है, मेसाणी हो जाती है, मुर्रा हो जाती है, जाफराबादी हो जाती है, जाफराबादी। तो ये है, ये प्रमुख नस्लें हैं भैंस की। आपका राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, इस साइड क्षेत्र और इस साइड है वो जिला दे रखा है। हमें इनमें जो हमें बताने कि कौन कौन से खनिज है वो किन किन से अयस्क क्षेत्र से, ये सारे के सारे वो लोह अयस्क के क्षेत्र दे रखे हैं। तो लोह अयस्क क्षेत्रों को सुमेलित करना है। अगर हम बात करें सबसे पहले मोरिजा बानोला, तो मोरिजा बानोला कहाँ पे है? जयपुर में है लोह अयस्क आपका क्षेत्र। निमला रायसेला की बात करें तो निमला रायसेला कहाँ पे है? दौसा में। लोहारपुरा की बात करें तो ये है बूंदी में। थुर हुंडेर की बात करें तो ये है उदयपुर में। और इसके साथ साथ थुर हुंडेर हो गया और यहीं पे क्या है? नाथरा की पाल, नाथरा की पाल। तो आपका जो कूट हो गया यानी 1 में आपका आ जाएगा 2, 2 में आपका आ जाएगा 3, 3 में आपका आ जाएगा 4th और 4 में आ जाएगा आपका 1st। तो ये जो नीचे कूट होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत युग्म हमें चुनना है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पे? अजमेर में, बिल्कुल सही है। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में, बिल्कुल सही। राजस्थान टेलीफोन उद्योग लिमिटेड भिवाड़ी, बिल्कुल सही। फ्लोर्स पार संयंत्र है वो उदयपुर में नहीं है, ये गलत है, ये है डूंगरपुर में, ये है डूंगरपुर में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4th हो जाएगा, जो कि असंगत यानी गलत दिया हुआ है। सही क्या होगा आपका? डूंगरपुर। फ्लोर्स पार संयंत्र है डूंगरपुर में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4th। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन,
मोती मगरी पहाड़ी जहां महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है किस झील के किनारे स्थित है? राजमंद, जयसमंद, पिछोला और फतेह सागर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फतेह सागर झील है उसके किनारे मोती मगरी पहाड़ी पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, असुमेलित युग्म का चयन करना है। पन्नालाल शाह तालाब सीकर में, मानसागर झील जयपुर में, जेत सागर झील बूंदी में, तालाब शाही झील धौलपुर में। गलत कौन सा है? ऑप्शन ए है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो पन्ना शाह तालाब है, मैंने एक दो बार बताया भी आपको, ये कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील है वो शामिल नहीं है? जयसमंद, आना सागर, नक्की और मानसागर। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जयसमंद झील है वो राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कल हमने जो नदियों के क्वेश्चन किए हैं, आज हमने सारी झील के, तो अब हमारी ये 2 टॉपिक कंप्लीट होंगे, नदी भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपके झील भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगले जो हम क्लास लेंगे उसमें अगला टॉपिक हमें लेके आएंगे। पिछोला झील के बारे में असत्य कथन है, हमें चुनना है। उदयपुर में स्थित इस झील का निर्माण महाराणा लाखा के समय हुआ था। सिसारमा व बूजड़ा नदियों के द्वारा इसे जल की आपूर्ति होती है। इस झील के किनारे बागोर की हवेली व नटनी का चबूतरा है और इस झील में देश की प्रथम सौर वेधशाला स्थापित की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, सत्य विकल्प का चयन करना है। लुणकरणसन झील जैसलमेर में है, गलत, बीकानेर में है। गढ़सीसर झील बीकानेर में है। कालीबाई झील स्मारक मानगढ़ झील के किनारे है। राजसमंद झील का निर्माण गोमती नदी के जल को रोककर किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजसमंद झील का निर्माण गोमती नदी के जल को रोककर किया गया है। बिल्कुल सही है। किसने किया था? 1662 में निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह ने। और महाराणा राज सिंह ने जो कांकरोली राजसमंद है उसके निकट है, वो अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया है। अकाल राहत कार्यक्रम के तहत इस झील का निर्माण हुआ है। तो आपसे पूछ ले कब हुआ, तो 1662 में शुरू किया और 1676 में निर्माण कार्य पूरा हुआ। आपसे पूछ ले ऐसी कौन सी झील है जिसका निर्माण है अकाल राहत कार्यक्रम के तहत किया गया, तो आपको बताना है राजसमंद झील का। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। रानी जी की बावड़ी बूंदी में, बिल्कुल सही है। झालीबाव बावड़ी झालावाड़ में, तिरुमुख बावड़ी उदयपुर में और दूध बावड़ी सिरोही में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि असंगत दिया हुआ है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? कावोद है, रेवासा है, डेगाना नागौर, रेवासा सीकर, कावोद जैसलमेर। कायलाना है ये मीठे पानी की झील है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। राजस्थान का नंदन कानन है वो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको सिलीसेट झील अलवर को। भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील है। मरुस्थल का सुंदर उद्यान है वो किसे कहा जाता है? कोलायत झील को। और दिवाली का तालाब है वो है फतेह सागर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, असत्य झील की पहचान कीजिए। असत्य विकल्प की पहचान कीजिए। सांबर झील में नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान द्वारा स्थापित उपक्रम द्वारा किया जाता है, ये पहले ही गलत हो गया। पंचभद्रा झील में नमक उत्पादन खारवाल जाति द्वारा मोरली झाड़ी का प्रयोग कर किया जाता है। सांबर झील को रामसर साइट यानी वेटलैंड घोषित किया गया है। और बाबा का भाखड़ा व प्यारी द्वीप डेब्बर झील पर स्थित है, ये भी सही है। हमारा जो गलत दिया हुआ है वो है ऑप्शन ए। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। गेप सागर झील है वो डूंगरपुर में स्थित है। मोती झील भरतपुर में प्राप्त नील हरित शिवाल में अंटू युक्त खाद प्राप्त होती है। दूसरा इसमें गलत दिया हुआ है। और अगला है जैसमंद झील में आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया, बिल्कुल सही है। मोती झील भरतपुर से प्राप्त नील हरित शिवाल में अंटू युक्त खाद होती है, ये आपका सही है।
फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। नवल सागर तालाब डूंगरपुर में, ये गलत है। पुष्कर झील नौचौक की पाल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका गलत है। तो आपका जो सही हो गया वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपका 1, 2 और 4 नहीं, 2, 4, 5 ऑप्शन सी 1, 2 व 3 है वो असत्य नहीं है यानी सत्य है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। असुमेलित युग्म को छांटिए। सर्वाधिक शुष्क स्थान सम, ये गलत दे रखा है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ और सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर। तो आपका जो सर्वाधिक शुष्क स्थान है वो है फलोदी, ना कि समगांव। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में कौन सा सुमेलित नहीं है? BWHW शुष्क मरुस्थल बिल्कुल सही, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल बिल्कुल सही, AW दक्षिणी राजस्थान बिल्कुल सही, CWG है वो उत्तरी राजस्थान नहीं है, जो हमारा ये राजस्थान है तो ये क्षेत्र है वो आपके किस में आता है? CWG में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जो कि असंगत दिया हुआ है, सुमेलित नहीं है। तो ये हमने 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।